नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और वो टॉपिक है, अभी हाल ही में 23 जून को जो आरपीएससी के द्वारा हिंदी व्याख्याता का जो पेपर हुआ था, उसमें जो 150 प्रश्न आए थे, उनकी आंसर की लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखो, सब आंसर की वैसे आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएगी और सब अपना अपना प्रयास करते हैं। मेरा भी एक ये प्रयास है कि आपके सामने एक सही तरीके से इन प्रश्नों को मैं प्रस्तुत कर पाऊं और उनके उत्तर जो है किस प्रकार से मेरी तरफ से जो मैंने तैयारी की है, उसमें थोड़ा समय भी लग गया है, तो वो उस तैयारी के हिसाब से आपको उसका फायदा भी मिले। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय हुआ है इस हिंदी चैनल को शुरू किए हुए, और धीरे धीरे इस चैनल को लोगों के लिए इस तरह से मुझे तैयार करना है ताकि हिंदी से संबंधित कोई भी उनको दिक्कत नहीं आए। हिंदी विषय पढ़ने के लिए हमेशा वो इस चैनल की सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज ये भी ध्यान रखें कि पीएस हिंदी क्लासेज नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। उस पर इस आंसर की पूरी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगी, तो आप उससे जरूर जुड़े। तो देखते हैं अपन परीक्षा दिनांक 23 जून 2025 जो आरपीएससी हिंदी व्याख्याता का जो पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न आए थे। अब इस उत्तर माला को मैंने ऐसे तैयार किया है कि इसमें जो शुरुआत के प्रश्न है वो मैंने व्याकरण के प्रश्न लिए हैं। तो जैसे कई विद्यार्थी हैं जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम, तो उनमें जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो लगातार पहले ले लिए गए। तो आपके लिए वो पहले जितने भी प्रश्न हैं वो उपयोगी रहेंगे। फिर बाद में साहित्य के प्रश्न हैं, और फिर बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित चीजें हैं, जो शिक्षण जो है विधियों से संबंधित है, वो प्रश्न रखे गए हैं। तो जैसी आपको जरूरत है आप उस हिसाब से इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए, देखो, पहला प्रश्न आया था जो पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न था और अधिसूचना का प्रश्न था। अधिसूचना से संबंधित जो प्रश्न था, क्या था कि अधिसूचना के संबंध में असंगत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना अधिसूचना के रूप में दी जाती है। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, सभी कर्मचारी नहीं होते हैं। कर्मचारी कौन से होते हैं? जो राजपत्रित कर्मचारी होते हैं, जिनको अपन कहते हैं गजेटेड, उनकी सूचना, उनके नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, उनकी सूचना दी जाती है। अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यतः राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। और शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट है मुहा, आपके लोकोक्ति है 52 तोले पावरत्ती। देखो, पावरत्ती 52 तोले, एक एक चीज को इसमें जो है महत्व दिया गया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, बहुत किफायत से खर्च करना, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। एक काम के घाटे को दूसरे से भी काम से पूरा करना, यह गलत होता है। जब काम के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाए, यह भी गलत है। देखो, हमेशा ध्यान रखें, जब आप परीक्षा कक्ष में होते हैं तो वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उसको कैसे अपन पेपर को मैनेज करें। तो जब भी आप कोई भी प्रश्न करने जाते हैं तो कौन सा उत्तर नहीं हो सकता है उसको पहले अलग कर लें, फिर हमारे सामने ये दोनों है। तो इसमें जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, 52 तोले पावरत्ती, इसका अर्थ जो है जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी अब देखो प्रश्न समझना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। प्रश्न को जब आप समझ जाते हो ना, तो ये मान लो आधा उत्तर आपको मिल जाता है। शुद्ध वाक्य का मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो 4 वाक्य है ना, इसमें 3 वाक्य जो है वो अशुद्ध है
और एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। जैसे यह विषय अत्यंत कठिन है, यह विषय अत्यंत कठिन है, इसमें यही शुद्ध है। ठीक है, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, को नहीं आता है, से आता है, मित्र से मिला। नौकर के हाथ से भेज देना, नौकर के हाथ भेज देना, ठीक है, या नौकर के साथ भेज देना। उसे रस्सी बांधकर ले गए, रस्सी बांधकर ले गए, उसे रस्सी से बांधकर ले गए। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1। सरकारी नियमों, चौथा प्रश्न है, सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। देखो, इसमें अर्धशासकीय पत्र नहीं होगा, ठीक है, यह नहीं हो सकता। इसमें विज्ञप्ति नहीं है, इसमें होगा परिपत्र, आंसर होगा परिपत्र। ज्ञापन जो है यह इसमें नहीं रहेगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका परिपत्र। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है, पांचवा प्रश्न क्या था? लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? वो है आपका प्रत्यागत। कौन सा हो जाएगा? आगत, आगत में प्रति जुड़ गया तो उपसर्ग जुड़ गया, शब्द हो गया प्रत्यागत, आंसर हो जाएगा 3। बुरे काम का बुरा फल है, अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। बहुत अच्छा प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि बुरे काम का बुरा फल होता है, तो सीधा ही अपन देख लेते हैं, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। यहां पे ध्यान रहे, अटका बनिया दे उधार, ये तो जरूरत पड़ने पर जो है व्यक्ति कोई भी कार्य यहां पर दे सकता है, कर सकता है। आधा तीतर आधा बटेर और एक अनार 100 बीमार, ये तीनों इसमें नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इस शब्द को पकड़ना है, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे शैलजा और गिरिजा, ये दोनों पार्वती के, जबकि अर्कजा, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो गया 1। बाकी अनल, पावक, कृषाणु, ये तीनों अग्नि के हैं। अब्र, शून्य, व्योम, ये तीनों आकाश के हैं। अरुण, मार्तंड और मिहिर, ये तीनों आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प में, आठवां प्रश्न है, किस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? यह चीज पकड़नी है। देखो, जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो जब हम परीक्षा कक्ष में होते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। अगर आपने प्रश्न को सही ढंग से पढ़ लिया तो आप ये मान के चलो कि आप उसको उत्तर को भी सही कर सकते हैं। हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो, होनहार जो है, जाननहार, पालनहार शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से, मरणहार, लुहार, देखो ये शब्द यहां पे लुहार शब्द नहीं होगा क्योंकि ये बनता है लोहा धन आर से। यहां पे चौथा आंसर जो है हो जाएगा लुहार। फिर देखिए, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है, देखो असंगत है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न जो है यहां पे आ रहे हैं। जैसे हस्ताक्षर करता अधिकारी स्वयं संबोधन लिखता है, बिल्कुल सही है। इसमें विषय व संदर्भ अनिवार्यतः लिखा जाता है, ये गलत है। अनिवार्यतः यानी इसमें क्या होता है, कई बार विषय को मूल भाग में ही समाहित कर देते हैं, तो विषय और संदर्भ मूल भाग में ही आ जाता है, अलग से नहीं लिखा जाता है, तो ये असंगत हो जाएगा। ये कह रहा है अनिवार्यतः लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। इसकी भाषा सरल स्पष्ट होती है, बिल्कुल सही है। यह किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए भी लिखा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र आप तभी लिख पाओगे जब पहले से वो अधिकारी आपके संपर्क में है, तो इसलिए वो लिखा जाता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का पत्र होता है, इसमें औपचारिकता भी होती है और इसमें अनौपचारिकता भी होती है। एकमात्र कार्यालय पत्र यह होता है जिसमें अनौपचारिकता भी होती है, अर्धशासकीय पत्र। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? यह चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो यहां पे देखोगे, कर्मठ, कर्मठ का मतलब काम करने वाला, कृपण, कृपण का मतलब कंजूस, तो ये विलोम सही नहीं है, ठीक है। कर्मठ का एक प्रकार से हो सकता है अकर्मण्य हो सकता है, ठीक है, जो काम नहीं करता है, तो यहां आंसर ये हो जाएगा। बाकी आदर का शुष्क सही है, उद्धत का विनीत सही है, और आद्य का अंत्य जो है बिल्कुल सही विलोम है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है। शब्द युग्म के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो देखिए, प्रदीप का दीपक बिल्कुल सही है, प्रदीप का उल्टा ये सही है। मेघ का बादल है, मेघ का यज्ञ है, ये भी सही है। उपल, उपल का कमल गलत। उपल का क्या होता है? उपल का होता है पत्थर। और उत्पल का क्या होता है? उत्पल का होता है कमल। तो इसका मतलब ये असंगत है। और वर्ण का रंग हो सकता है और वर्ण का घाव हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? एक प्रकार से जैसे इंद्र और इंदु। देखो, इंद्र का मतलब देवराज, बिल्कुल सही है। और इंदु का मतलब चंद्रमा, ये भी सही है। उर का मतलब हृदय, उरु का मतलब विशाल, ये भी सही है। ग्रंथि का मतलब पुस्तक, गलत हो जाएगा। देखो, पुस्तक किसको कहते हैं? ग्रंथ को कहते हैं। तो ग्रंथि का क्या होता है? ग्रंथि का होता है गांठ। और ग्रंथि सिख धर्म का पुरोहित, ये बिल्कुल सही है। तो यहां ये गलत हो गया, आंसर 3 हो गया। अपत्य का मतलब संतान होता है, अपत्य का मतलब स्वास्थ्य नाशक होता है। देखो, पथ्य जो होता है, पथ्य, पथ्य होता है रोगी को देने वाला भोजन, जो है उसको अपन कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य वर्धक होता है। अपथ्य जो स्वास्थ्य नाशक होता है। तो यहां पे ये दोनों भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें 3। रंग में भंग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हतप्रभ हो जाना, शोभा की वृद्धि होना, रंग खराब होना, आनंद में विघ्न पड़ना। 4 नंबर बिल्कुल आसान है। देखो, रंग में भंग हो गया। कई बार अपन खुशी मनाते हैं, कोई जो है इस प्रकार उस खुशी में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं कि रंग में भंग पड़ गया है। तो रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न पड़ना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अभी चल रहा है 2025 और जिस समय मैं हिंदी विषय में व्याख्याता चयनित हुआ था वो बात है 2015 की मेरी ज्वाइनिंग थी। और जो आपका प्रश्न पत्र हुआ था वो 2014 में हुआ था। 11 साल का अंतर आ गया। इन 11 सालों में और भी अध्ययन करके, बहुत चीजें सीख करके, और अब फिर लगा कि क्यों ना हम अपने ज्ञान का एक प्रकार से जो हमें प्रसार करना चाहिए कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचे जो तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे ये मुहिम जो है मैं एक शुरू कर रहा हूं, और जो भी कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा वो एक अच्छा कंटेंट हो, जिसमें संक्षिप्तता हो, जिसमें स्पष्टता हो, और परीक्षा की दृष्टि से भी वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चैनल आपको आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट जो है हिंदी विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेगा। 14वां प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। देखो, संधि बहुत आसान, मही धन इंद्र महेंद्र, यही गलत है, यही सही नहीं है, आंसर यही होगा। ठीक है, महेंद्र शब्द बनता है महाधन इंद्र से, बहुत आसान सवाल है। और आ प्लस ई होते हैं तो गुण संधि बनती है यहां पर। इति धन आदि इत्यादि, ये सही है। ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त, ये भी सही है। और रवि धन इंद्र रविंद्र, इसमें दीर्घ संधि हो गई, इसमें यण संधि हो गई, इसमें यण संधि हो गई। महाधन इंद्र में गुण संधि हो गई, महीधन इंद्र नहीं होता है। ये चीज ध्यान रख लेना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत है। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कार्यालय के नाम के नीचे स्थान व दिनांक का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है, ये संगत है। इसके पश्चात दाईं ओर संख्या लिखी जाती है। देखो, विज्ञप्ति जब भी जारी होती है हमेशा ध्यान रख लेना, संख्या जो लिखी जाती है वो बाईं ओर लिखी जाती है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 2। विषम के बाद इसका कलेवर होता है। देखो, ये विषम आ गया यहां पे, बाकी ये विषय होना चाहिए था।
तो यहां पर ये सवाल कहीं ना कहीं डिलीट भी हो सकता है अगर विषम छप गया है पेपर में। अगर यहां टाइपिंग है तो मुझे नहीं पता है। इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। विज्ञप्ति में न संबोधन होता है न अधोलेख होता है। तो इसमें या तो आंसर इसका होगा 2, नहीं तो फिर इसको भी अगर गलत, ये भी गलत ही लग रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आरपीएससी जो है इसका कौन सा निर्णय लेती है। देवनागरी लिपि के अनुसार निम्नलिखित में से आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द कौन सा है? देखो, आगत का मतलब है जो बाहर से लिया गया हो। तो यहां पर विसर्ग हो गया, गद्यांश हो गया, डॉक्टर हो गया, सत्रप हो गया। तो ये डॉक्टर में जो ये ओ है, ये यहां पर आगत है। जैसे अपन कॉलेज लिखते हैं तो यहां पर भी इसका प्रयोग होता है। तो यहां पे हो जाएगा 3 नंबर डॉक्टर। रसोईघर सामासिक पद का उपयोग समास विग्रह, बहुत आसान सवाल है, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है। जो हिंदी का अध्ययन करता है आराम से समास को पढ़ता है। तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर, और इसमें हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। के लिए से इसका समास विग्रह होगा। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामासिक पद का? सुखप्रद, सुख देने वाला, सुख प्रदान करने वाला, बिल्कुल सही है। जलमग्न, जल में मग्न हो जाएगा। आप बीती, अपने पर बीती या आप पर बीती। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग में प्राप्त, ये गलत है। स्वर्ग को प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। इसमें आपके कर्म तत्पुरुष समास होगा। कर्म तत्पुरुष समास, स्वर्ग को प्राप्त। फिर देखिए, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? तो यहां पे देखो, निवारण, बिल्कुल इसमें नी उपसर्ग है। निधन वारण से बनता है। निबंध, इसमें भी नी उपसर्ग है। निधन बंद से बनता है। न्यस्त, इसमें भी नी उपसर्ग है। निधन अस्त से बनता है। और यहां पे संधि कौन सी है? यण संधि है। और निरीह, ये बनता है निर्धन ईह से। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा निरीह। अक्ल की गांठ खुलना मुहावरे का संगत अर्थ कौन सा है? समझ में आना, बुद्धि की कमी होना, मूर्खता करना या कल्पना करना। समझ में आना आंसर हो जाए। भाई बुद्धि की, अक्ल की गांठ खुलेगी तो बुद्धि की कमी नहीं होगी, मूर्खता नहीं है, कल्पना नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? समझ में आना। ये हो जाएगा आपके अक्ल की गांठ खुलना। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यण स्वर संधि किसमें नहीं है? तो यहां पे ध्यान रखें, यद्यपि, तो ये बनता है यदि धन अपि से। इसमें तो यण संधि है। महोजस्वी, ये बनता है महाधन ओजस्वी से। इसमें भी आपके यण संधि नहीं है, क्योंकि आ के बाद ओ आ रहा है। इसमें संधि कौन सी है? इसमें वृद्धि संधि है। पित्रादेश, ये बनता है पितृधन आदेश से। इसमें यण संधि है। और अत्युष्म, ये बनता है अति धन उष्म से। इसमें भी आपके यण संधि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर महोजस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? भाई इसमें कौन सा विकल्प? शब्द शुद्धि का जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अपने को देखना है। सभी शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे विभीषण, विभीषण, स्त्रोत, ये गलत आ गया। सदुपदेश, ठीक है, यहां पर ये सही है। स्त्रोत यहां पे गलत आ गया। दुष्कर्म में ये गलत आ गया। सदृश्य नहीं होता है, ये भी गलत है। सादृश्य होता है, नीति सही हो गया। वृतांत यहां पे गलत आ गया। त्योहार सही है। श्रवण भी यहां पर। अंतर्धान ये सही है। साप सही है। और पश्चाताप ये सही है। इसका आंसर होगा 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी शब्द अशुद्ध हो, ठीक है। जैसे इसमें संतुष्ट शुद्ध हो गया। तो अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो परीक्षा में क्या होता है, जब ये कह रहा है कि सभी शब्द शुद्ध चाहिए, आपको लग रहा है कि 3 में से ये एक गलत है, फिर वो उसको आप दिमाग से निकाल दो। फिर यहां पे आप देखोगे अभिष्ट, तो ये भी शुद्ध हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे निष्ठा, तो ये भी यहां पर हो गया। श्लिष्ट भी हो गया, ये शुद्ध है। तो यहां पे देखो कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, ये होता है कनिष्ठ होता है। यथेष्ठ नहीं होता है, ये होता है यथेष्ट, ठीक है। और पुष्ट,
पुष्टि नहीं होता है, ये होता है पुष्टि। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य नहीं है? चारों वेदों के नाम बताओ, ये ठीक है। मसूरी का दृश्य देखने योग्य है, ये भी। वे अनेक कला जानते हैं, अनेक कला नहीं है, अनेक कलाएं। देखो बहुवचन हो गया ना, तो यहां हो जाएगा वे अनेक कलाएं जानते हैं। तो यहां पे शुद्ध वाक्य नहीं है 2। बाकी ये मंसूरी का दृश्य देखने ये शुद्ध है, और गाय और बैल प्रायः यहां पानी पीते हैं, तो यहां पर भी ये शुद्ध रहेगा। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नंददास की रचना। अब आगे साहित्य के प्रश्न। तो जैसे जो पटवार की तैयारी कर रहे थे, जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जो और सामान्य जिनको हिंदी पढ़नी है, तो व्याकरण से संबंधित, तो अब उनके लिए प्रश्न यहीं तक थे। अब जो प्रश्न है वो आपके जो द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक की, या जो कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं साहित्य से संबंधित। अब हिंदी साहित्य जो है वो शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से नंददास की रचना कौन सी है? तो देखिए, नंददास की जो रचना है सिंपल है, रस मंजरी। बहुत प्रसिद्ध रचना है नंददास की। आंसर हो जाएगा 4। प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की उक्ति, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों का जानने का भी साधन है। ठीक है, तो यहां पर ये किस संग्रह की भूमिका में है? तो इसमें दूसरा सप्तक होगा, ध्यान रख लेना। राहों के अन्वेषी ये तार सप्तक में है, जबकि ये जो है कि यहां पर प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। तो यहां पर ये आपके दूसरा सप्तक में इसका जो है जिक्र किया है अज्ञेय ने। शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य कौन से हैं? वो है आपके आचार्य मम्मट। ठीक है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले हैं आचार्य मम्मट। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो एक चीज ध्यान रख लेना, सिंपल है। जो आपके पूर्वी हिंदी है उसमें 3 बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहां पे देखो बघेली शब्द आ गया, ये पूर्वी हिंदी में। बुंदेली पश्चिमी हिंदी में, कनौजी पश्चिमी हिंदी में, और कौरवी शब्द जो है, कौरवी जो उपभाषा है, ये भी पश्चिमी हिंदी में। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में। तो ये बघेली यहां पे आ गया। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। फिर है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार की ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है, किसका हो सकता है? हिंदी साहित्य को लिखने वाले एक जो है महान लेखक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ये चीज ध्यान रखें, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, और वो है उदंत मार्तंड। 1 नंबर यहां पे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण प्रश्न है ये तो। हाँ, तो अब जो अपना 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से, 1 मिनट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है? बहुत आसान प्रश्न है, और वो है आपका रस रहस्य। रस रहस्य। एक चीज विद्यार्थियों आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप चाहे
हिंदी व्याख्याता हो, चाहे आपके द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, हिंदी से संबंधित कॉलेज लेक्चरर हो, एक तो रामचंद्र शुक्ल और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके जो कथन है ना और इनकी जो इतिहास की पुस्तकें हैं उसको बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इनके एक एक कथन पर शोध कार्य होता है। इन्होंने वास्तव में गजब का लिखा है। तो यहां पर भी आप देखोगे यही रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस ग्रंथ को कहा है? रस रहस्य को कहा है। फिर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है? देखो, शुक्ल के प्रश्न जो है ना, हमेशा ध्यान रख लेना, लगभग 10 प्रश्न शुक्ल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है? तो यहां पे आ जाएगा आपके माधुर्य भाव की। कौन से भाव की? माधुर्य भाव की। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है, बिल्कुल सही है। शिरीष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो मस्त रहता है। आषाढ़ तक नहीं है, ये भादो तक, भाद्रपद तक रहता है। ये कथन सही नहीं है, उत्तर यही होगा, ध्यान रखें। ठीक है, शिरीष के साथ आरण्यवध की तुलना की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है, यह भी बिल्कुल सही है। काली जो है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी है कि इसको कोमल माना गया, लेकिन वास्तव में ये जो पुष्प है ना, उसकी कितनी विशेषताएं इस निबंध में उन्होंने बताई है। उत्तर हो जाएगा 2। गीतिका छंद के विषय में असंगत है, यह मात्रिक सम छंद है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। 12-14 पर यति होती है, यह गलत है। 14-12 पर यति होती है, उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं? रीतिबद्ध श्रेणी में किसको शामिल नहीं करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखें, वो है आपके रीतिबद्ध द्विजदेव को शामिल नहीं करते हैं। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है? बहुत आसान सवाल है। साधारणीकरण का विवेचन इसमें से किसने नहीं किया है? अभिनव गुप्त ने किया है, भट्टनायक ने किया है, शंकुक ने किया है, विश्वनाथ ने नहीं किया है। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर, बहुत ही आसान। जानी श्याम को, श्री कृष्ण को श्याम घन काले बादल जान लिए और मोर नाचने लग गए। यहां पे आपका सीधा सा है, भ्रांति हो गई, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत है। पृथ्वीराज रासो वस्तु वर्णन का आधिक्य है, बिल्कुल सही है। अलंकारों का सहज प्रयोग है, वीर और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, डिंगल शैली है, तो इसका असंगत है। अलंकारों का सहज प्रयोग ये यहां पे नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत कौन सा है? अ कहानी डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल और अन्य, बिल्कुल सही है। समांतर कहानी कमलेश्वर, बिल्कुल सही है। यहां पर सचेतन कहानी महीप सिंह है, ये भी बिल्कुल सही है। सक्रिय कहानी अमृत राय, ये यहां पे गलत हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 3। जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहां पे ध्यान रखें, वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर, शेष कथा ज्ञानचंद्र जैन, रांगे राघव एक अंतर, सुलोचना रांगे राघव, मेरे बड़े भाई शमशेर जी विष्णुचंद्र शर्मा की, ये यहां पर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। सिद्धों और योगियों की रचनाएं, तांत्रिक विधान, योग, साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखें, और सीधी है। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? कौन हो सकता है? रामचंद्र शुक्ल हो सकता है।
ध्यान रखें, आंसर होगा एक रामचंद्र शुक्ल। सूर्य के काव्य और भक्ति विषय कौन सा कथन गलत है? सूर्य के काव्य में सख्य भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव का भी वर्णन है। बिल्कुल है, ध्यान रखें, वात्सल्य का भी है। कई तो लोग कहते हैं कि सूर्य बचपन से अंधे थे, लेकिन कृष्ण का जो बाल रूप का वर्णन सूर्य ने किया है वास्तव में बहुत शानदार किया है। तो ये दोनों ही है, सख्य भक्ति और वात्सल्य। सूर्य की भक्ति मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है, बिल्कुल सही है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, बिल्कुल सही है। सूर्य के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत की प्रधानता, ये गलत है। विशिष्टाद्वैत एक प्रकार से वल्लभाचार्य, ठीक है। तो यहां पे 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये असंगत है, गलत कथन है। ओज गुण के संबंध में असंगत कौन सा है? ओज गुण के संबंध में असंगत, इसकी अभिव्यक्ति संयुक्त द्वित्व एवं रेफ युक्त वर्णों द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। इस गुण का प्रयोग वीर, विभत्स तथा रौद्र रस में होता है, बिल्कुल सही है। कठोर तथा परुष वर्णों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता है, जबकि होता है, दीर्घ समासों का प्रयोग होता है। तो यहां पर 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किस सम्मिलित नहीं किया है? तो इसमें ध्यान रखें, लल्लू लाल इसमें शामिल है, सैयद इंसा अल्लाह खां भी शामिल है, मुंशी सदासुख लाल शामिल है, राजा शिव प्रसाद इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 4, राजा शिव प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया है? इसमें आएगा अनुच्छेद 351। कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 351 आ जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है? अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं वही बंगला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित है, बिल्कुल सही है। कहानी में कथा सूत्र, कथानक, पात्र और देश काल या परिस्थिति उसके प्रमुख तत्व माने जाते रहे हैं, बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है, यह भी सही है। नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है इसमें। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 4। देखो 47 और 48 के उत्तर निम्नांकित अपठित गद्यांश के आधार पर देने हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। ये आसान जो है इसमें है। तो यहां पर 2 प्रश्न हैं, उनको थोड़ा देख के ही करेंगे। मनुष्य की चरितार्थता किसमें नहीं है? सफलता मात्र में, प्रेम मात्र में, त्याग मात्र में, मैत्री मात्र में। तो इसको देखो लाइन से आप मिला सकते हैं, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में, मैत्री में, त्याग में है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे मनुष्य की चरितार्थता किस में नहीं है? सफलता मात्र में, इसमें नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर है आपके नाखूनों को काटना, ये काटना शब्द, नाखूनों को काटना किसका परिणाम है? तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसी में अपने छुपा है। नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना, ये अलग अलग लिखेगा, काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती है। तो यहां पे आ जाएगा स्वनिर्धारित आत्मबंधन का 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा, भोग में आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। किसके कथन हैं? बहुत ही आसान 2 प्रश्न आगे पूछे गए हैं। तो इसमें ध्यान रखें, ये पीड़ापूर्ण मनोदशा को कौन व्यक्त कर रहा है? ये युधिष्ठिर व्यक्त कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा पंक्ति में, स्मृति किसके लिए संकेतित है? राज्य के लिए संकेतित है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे आराम से इन दोनों का उत्तर मिल जाएगा। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगात का अर्थ क्या माना है? संयोगात का जो अर्थ माना है, अनुमाप्य, अनुमापक भाव, अनुमिति जिसको कहा है, उसी से अनुमाप्य, अनुमापक भाव जो है वो प्रकट होता है। यहां पर 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही अनुक्रम है? तो देखिए, इस भारत भारती, जयदत्त व्रत, यशोधरा और साकेत, इसमें सबसे पहले लिखा गया था जयदत्त व्रत। वो दो कहां है? ये है, ये 1910 में, भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में। इसका आंसर होगा 3 नंबर। रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आसान प्रश्न है। देखो, ये प्रश्न जितने भी, काफी प्रश्न इसमें जो है ना, मैं लगभग इस पेपर का मैंने विश्लेषण किया है। यानी अगर आप हिंदी को अच्छे तरीके से, आप काफी समय से, साल भर से अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपके लगभग 100 से 110 प्रश्न तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। कोई ज्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थोड़ा सा उसमें 20-30 प्रश्न है वो मिडिल में, और 10 प्रश्न के लगभग जो है थोड़ा उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ये ज्यादा अपन इसको कह सकते हैं। श्रावकाचार, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। बिल्कुल सही है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, नहीं, जिंदत सूरी की है, यह सुमेलित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास सुमति गणी, यह यहां पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्यधारा नाम से किया है? बहुत ही प्रसिद्ध है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा इसमें, 1 नंबर हो जाएगा। सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का, फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानक प्रति रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किसका है? ध्यान रहे, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लग रहा है। 90% तो ये चांस है, बाकी ये आपके राम कुमार वर्मा का भी हो सकता है, 10% इनके चांस है। ठीक है, तो यहां पे एक बार इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मानेंगे। कुल ही प्रकाशे एक सुत, नहीं अनेक सुत निंद, एक चंद समतम हरे, नहीं ठडगन के वृंद। सिंपल है, दृष्टांत अलंकार जो है इसमें हो जाएगा यहां पे 2 नंबर। कविता क्या है? शीर्षक निबंध में व्यक्त हुए विचारों में से कौन सा विकल्प असत्य या असंगत है? ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वो संस्कृत के प्राय सभी काव्य ग्रंथों में भी है, ये नहीं है इसमें। ठीक है, संस्कृत के काव्य ग्रंथों में नहीं है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। बिल्कुल सही है। काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। तो यहां पे 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र निम्नलिखित में से नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं, माटी की मूर्ति नहीं है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत प्रसिद्ध है, ये भी माटी की मूर्ति है। आसान सवाल। भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी और आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। आंसर हो जाएगा 4, रामविलास शर्मा। व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है? बहुत सरल है, ध्वनि सिद्धांत। स्फोटवाद ध्वनि सिद्धांत के मूल में है। विधा, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखें, रिपोर्टाज, रेखाएं और चित्र वाला जो है यह असंगत है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है हम हसमत कृष्णा सोपती का, बिल्कुल सही है। आत्मकथा है नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की, बिल्कुल सही है। जीवनी है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर हो जाएगा आपके रिपोर्टाज धर्मवीर है, ये धर्मवीर भारती, ये गलत है। प्रोसित पतिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ,
साकेत, उर्मिला प्रोसित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही है? सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग पाने के लिए नहीं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, आमोद प्रमोद द्वारा उनकी वेदना दूर करने के लिए नहीं, सम दुखियों के साथ में से एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। जब दुखी दुखी, वो कहता है ना, घायल की गत घायल जाने, ठीक है? तो जब दुखी दुखी एक जैसा दुख लोगों का होता है ना, तो वो आपस में बैठ करके जब उसकी चर्चा करते हैं तो थोड़ा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, इसलिए वो बुला रही है। इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? तो यहां पर रोला मात्रिक अर्ध सम छंद है। नहीं नहीं नहीं, अर्ध सम नहीं है, सम छंद आ जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ये बिल्कुल सही है। उलाला छंद के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 सही है। हरिगीति का छंद के अंत में लघु गुरु रहता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1। हिंदी साहित्य के इतिहास विजयक 4 ग्रंथ है। विषयक होगा ये शायद, इतिहास विषयक 4 ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लाल लित्यतुर, एंदुई ए हिंदुस्तानी। बहुत आसान प्रश्न है भाई, हमें पता है हिंदी का पहला ग्रंथ यही है, इस्तवार द लाल लित्यतुर, एंदुई हिंदुस्तानी। द है तो द पहले रखना है। इन ग्रंथों का रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम, देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आरोही और अवरोही में अच्छा कंफ्यूजन होता है। आरोही क्रम का मतलब है कि आपको एक प्रकार से बढ़ते क्रम में रखना है। तो पहले छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी संख्या आएगी। तो यहां पहले जो हुआ है, तो यहां पर पहले द आएगा, ठीक है? द के बाद में हमें पता है शिव सिंह सरोज। देखो ये 1839 का है, बहुत आसान जो है प्रश्न है ये। शिव सिंह सरोज जो है ये 1883 का आ जाएगा। फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर जॉर्ज ग्रियर्सन का आ जाएगा, ये 88 है। मिश्र बंधु 1913 है। लास्ट में आ जाएगा, इसका आंसर है 3। द ब स अ, द ब स अ। नेक्स्ट देखिए, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत कौन सा है? डायरी लेखन में विविध लेखन विधियों का स्पर्श रहता है, बिल्कुल सही है। डायरीकार साहित्य संभावना के प्रति उदासीन रहता है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है, बिल्कुल सही है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही है। साहित्य संभावना के प्रति उदासीन रहता है, यह गलत है। साहित्य संभावना वो देखता है उसमें, तो यहां पे 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। नागार्जुन की रचना हजार हजार बाहों वाली है, प्यासी पथराई आंखें हैं, सतरंगे पंखों वाली है, जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद्य किस कवि का है? आगे के सुकवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह तो बहुत प्रसिद्ध है, भिखारी दास का। 4 नंबर। हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। यह विचार प्रस्तुत करने वाले मनोविश्लेषक है अल्फ्रेड एडलर। रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहां पे वीर का उत्साह बिल्कुल सही है, रुद्र का क्रोध सही है, अद्भुत का विस्मय सही है, विभत्स का शोक नहीं होगा, जुगुप्सा होगा। यहां पे 4 नंबर है। यह भी आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास डॉक्टर धीरेन्द्र, ये नहीं है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र सही है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। किसका कथन है? वही जो इतिहास लेखन में सर्वश्रेष्ठ जिनको माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल। पहले भी मैंने आपको कहा था, शुक्ल को हमेशा केंद्र में रखकर ही इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। शुक्ल के इतिहास को तो पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, उसकी एक एक लाइन जो है ना, वहां से प्रश्न उठता है। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलमत लखन सीय सब रानी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार।
भगति सुति कल करण विभूषण। बाल कांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? राम और लक्ष्मण। 1 नंबर आ जाएगा। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाइयां कही गई है? वो है आपका अखरावट। 3 नंबर आ जाएगा। मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मध्यकालीन राम भक्त कवियों से अग्रदास को राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय जाता है? बिल्कुल जाता है। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष लक्षित होता है? बिल्कुल होता है। तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी के नाम से भी मिलती है? गलत है, ये नहीं है। ईश्वरदास की रामकथा से संबद्ध रचना का नाम भरत मिलाप है? बिल्कुल सही है। इसका आंसर है 3। अग्रदास की है ध्यान मंजरी, शायद मुझे याद आ रहा है जहां। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। सिंपल है। आप इसमें पर मात्रिक छंद जो है हरि गीतिका हो जाएगा। इसमें 1 नंबर इसका आंसर रहेगा। पृथ्वीराज रासो के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा मत असंगत है? मुनि जिनविजय तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं। यही असंगत है। जाली नहीं मानते, वो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। बाकी तीनों संगत हो जाएंगे। ठीक है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल है, द्वैतवाद यानी मध्वाचार्य। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। बालकांड में उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहा है? तो ये ध्यान रखें, शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। समता लही शीतल भया, मिट्टी की ताप, निशिवासर सुख निधि लहिया, अंतर प्रकटिया आप। तो ये कौन सा है? कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार नहीं है, अद्भुत नहीं है, करुण नहीं है, शांत रस है ये। ऋतुकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देव के विषय में भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम कवि देव की रचनाएं हैं? बिल्कुल है। देव अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेरफेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है? बिल्कुल है। कवि देव ने व्यंजना को उत्तम माना है? नहीं, अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा को माना है। तो यह असंगत हो जाएगा। 4 नंबर। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का बिल्कुल है। अंधी गली उपेंद्रनाथ अस का है। रक्तबीज शंकर शेष का है। पोस्टर महेंद्र भल्ला का नहीं है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारू, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारू। तो यहां पर उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? सिंपल है, दोहा छंद है। मात्राएं लगा के आप देख सकते हो, अगर आपने अभ्यास किया है। कोई दिक्कत नहीं है इन प्रश्नों में। भामा द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कीर्ति और अर्थ का संबंध किसने? बहुत आसान प्रश्न है भाई। जब काव्य की रचना करते हैं, प्रसिद्धि किसको मिलती है? पैसा किसको मिलेगा? कवि को मिलेगा। कवि से ही है। 3 नंबर। बहुत आसान है। जन संचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कठपुतली है, नौटंकी है, गौरी है, एकांकी नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। सीरीज के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई गई है? सुमित्रा नंदन पंत। 1 हो जाएगा इसमें। सुमित्रा नंदन पंत है, क्योंकि दोनों ही प्रकृतिवादी एक प्रकार से कह सकते हैं कवि रहे हैं। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ना कतहु चली जाइए, ना सिर लीजे भार रे, रसना रस ही विचारिए, सारंग श्रीरंग धार रे। ना कतहु चली जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। ये क्या कह रहा है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना सिर लीजे भार रे, किसी प्रकार का सिर पे बोझ नहीं लेना है। रसना रस ही विचारिए, रसना यानी जीव होता है, इसका जो रस है उसी का आनंद आप लीजिए। सारंग श्रीरंग धार रे। तो उक्त साखी में प्रभु प्राप्ति के लिए किस बात पर बल दिया गया है? इसमें है नाम स्मरण पे। शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था, कहीं तो चमत्कारातिशय
के लिए ये उक्तियां मानते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्रों में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री या नूतनता का सन्निवेश करते थे। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये तीनों तो है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, 1 नंबर हो जाएगा। भूषण की नहीं है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ हुआ था। रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता है और गौण रूप में अनुकर्ता में ऐसी मान्यता किस आचार्य की है? यह है आपके आचार्य भट्ट लोलट की। 1 नंबर। अनुमिति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है? वो है आर्या सप्तशती। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहां पे ध्यान रखें, कला का जोखिम अज्ञेय है, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा है, चेतना के बिन नया साहित्य नए प्रश्न, ये असंगत है। 3 नंबर। निम्नलिखित में से यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। सिंपल है, सीधा ही अपन चलेंगे। धनी धनी अखियां सुछवि, सनी सनी सुख देत, ये नहीं है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं इसमें है। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, इन तीनों में है। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। बिहारी में उपयुक्त दोहे में उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? यह है आपका हृदय का वसन। यह नहीं होगा, हृदय में बसना होगा। आभूषण विशेष है, एक अप्सरा का नाम भी है उर्वशी, क्योंकि ये पहला है ना, तोपर वारो उर्वशी, ये अप्सरा है, एक अप्सरा का नाम है। सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, ये है हृदय में बसना। हवे उर्वशी समान, ये आभूषण विशेष के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है? सिंपल है, ध्यान रखें। अक्ष का अर्थ आत्मा होता है, अक्ष का अर्थ सांप होता है, गरुड़ होता है, मोक्ष नहीं होता। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कविता के संबंध में संगत नहीं है, ध्यान रखें। पद्यात्मकता यह है, कला पक्ष और रूपात्मक सौंदर्य की नितांत उपेक्षा, लय युक्त शब्दावली ये भी है, गीति प्रगति और मुक्तक रूप में रचना ये भी है। कला पक्ष और रूपात्मक सौंदर्य की नितांत उपेक्षा हम कविता में नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यह संगत नहीं है। मंझन कृत मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है, बिल्कुल दिखाई गई है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह यानी मधुमालती प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। इसमें बहुपत्नी नहीं है, एक ही पत्नी है। उपयुक्त कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। अ और ब दोनों सही है, यही उत्तर है इसका, दोनों सही है इसमें, ठीक है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, वीर यानी भाई, हलधर यानी बलराम के। तो यहां पे छंद में प्रधान शब्द शक्ति है, शाब्दी व्यंजना है, शब्द में जो है व्यंजना यहां पर है। हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा संवत 750-693 ईस्वी से, बहुत आसान प्रश्न है, रामकुमार वर्मा मानते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथो और सिद्धो दोनों की परंपरा में है? तो इसमें नागार्जुन है, एक चरपट भी नाम उन्होंने लिया है, नागार्जुन भी है, नाथ में भी है और सिद्ध में भी है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण ये दामोदर शर्मा का है, चर्यापद सबरपा की है, चंदनबाला रास आसगु का है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। तो यहां पे हो जाएगा आपके अ में सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा। तो अ में सी आप देखोगे 1 और 2 में, ब में डी दोनों में ही है, तो ये हो गया। स यानी चंदनबाला रास, ये बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2। द में हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वरी ठाकुर। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया के अंतर्गत परिगणित नहीं की जाने वाली सेवा है टेलीविजन, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग्स। ये तो बहुत आसान प्रश्न था,
क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है ट्विटर होता है, फेसबुक होता है, ब्लॉग्स होता है, टेलीविजन सोशल मीडिया नहीं है, यह चीज ध्यान रखें। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। घनानंद का यह कथन किस ख्यात आलोचक का है? वही एक ही है, रामचंद्र शुक्ल का। मैंने क्या कहा, शुक्ल के प्रश्न आते ही आते हैं। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हिंदी जो है ना, हम जब हिंदी को पढ़ते हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, तो उसको भी एक पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आपने उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ा है ना, तो बहुत संक्षिप्त में आप बहुत सारी चीजों को कवर कर जाते हैं, और फिर जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं ना, तो वहां आपको उसका बहुत फायदा मिलता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा पढ़ते समय ध्यान रखनी पड़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कांड सोपानों का सही, तो बाल कांड तो सब में ही है, ये पहले है ही है। उसके बाद अयोध्या कांड आएगा तो ये दोनों में है। उसके बाद अरण्य कांड आएगा तो ये है 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। फिर किष्किंधा कांड। यही सच है कहानी की मूल संवेदना के विषय में कौन सा कथन संगत है? मनु भंडारी की यही सच है, और इसमें पुरुष की भौतिकतावादी दृष्टि और उसमें होम होती हुई स्त्री की ईयता का चित्रण है। बिल्कुल सही है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 बरस हुए देव मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार शीर्षक कहानी में उपयुक्त कथन मधुलिका ने किससे कहा था? यह है आपके कौशल के महाराज से कहा था। 4 नंबर हो जाएगा। टेलीविजन फीचर लेखन के अनिवार्य तत्व में सम्मिलित नहीं है। संगीत, शब्द, चित्र होंगे, इंटरनेट नहीं होता है टेलीविजन में। यहां पर 2 नंबर हो जाएगा। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं भूल। साकेत में उपयुक्त कथन किसका है? तो हमें भी पता है साकेत के केंद्र में कौन है। साकेत के केंद्र में है उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, और वो विरह को झेल रही है क्योंकि सीता राम के साथ चली जाती है, उर्मिला पीछे रह जाती है। उसी का कथन है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई निसंदेह उत्तम काव्य है, और विजयपाल रासो और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। आदिकालीन साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 2 नंबर हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल के प्रदत्त नामकरण तथा समर्थकों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ध्यान रखें, यह एक ऐसा प्रश्न है। वीर काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है, वीर गाथा काल होगा। वीर गाथा काल है, ठीक है, वीर काल नहीं है, वीर काल अलग है। आदिकाल डॉक्टर रसाल, आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। तो यहां पे ये दोनों विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन है। तो ये प्रश्न डिलीट होने की कगार पे है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव स्वेद, स्तंभ, प्रलय, व्रीड़ा नहीं है। 4 नंबर हो जाएगा। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कबीर की साखी में प्रयुक्त आपा के अभिप्राय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? आपा यानी अहंकार भी हो सकता है, अपनी सत्ता हो सकती है, अपनापा नहीं होगा, अस्तित्व भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा? 3, अपनापा। बिजनौरी हिंदी भाषा की किस बोली की उपबोली मानी जाती है? ध्यान रखें, बिजनौर क्षेत्र की है बिजनौरी, और यह है कौरवी की। तो बुंदेली, अवधी और ब्रजभाषा नहीं है, कौरवी की उपबोली है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पत्र पत्रिका संपादक तथा संपादन स्थान के क्रम में असंगत है? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद बिल्कुल सही है। आनंद कादिमनी बद्रीनारायण चौधरी मिर्जापुर सही है। भारत मित्र रुद्रदत्त कलकत्ता सही है। ब्राह्मण अंबिका दत्त व्यास आगरा, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 3। रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की भी की नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन नगेंद्र का है। 3 नंबर हो जाएगा। कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार चमत्कार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ये क्या थोड़ा गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों की क्रीड़ा, यह सम्मिलित है। प्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत
तत्व अथवा अप्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य की अनहोनी। ध्यान रखें, यह प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत वस्तुओं का प्रस्तुत वस्तुओं के साथ सादृश्य है, तो इसका यस नहीं है। वर्ण विन्यास है, वाक्य की वक्रता या वचन भंगी भी है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। विसलदेव रासों के संदर्भ में असंगत कौन सा है? तो ध्यान रखें, यह श्रृंगार परक ये काव्य है, ये बिल्कुल सही है। इसके रचयिता कवि नरपति नाल है, ये भी है। ये छंद वैविध्य परक रचना है। वीरा वर्णन में 12 मासा पद्धति का प्रयोग है। देखो इसमें 2 और 4 ये तो बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से उत्तर है या तो श्रृंगार रस परक ये काव्य या यह छंद वैविध्य परक रचना। तो मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूं कि इसका उत्तर जो है 3 नंबर होना चाहिए। ये छंद वैविध्य परक रचना, ये असंगत है। श्रृंगार परक गे काव्य तो इसको ले सकते हैं क्योंकि ये गे काव्य की श्रेणी में तो है ही है। यहां पे अब आरपीएससी कौन सा उत्तर मानती है, बाकी मैं तो 3 उत्तर इसमें मान रहा हूं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्य लक्षण विषय की उपयुक्त मान्यता किसकी है? बहुत आसान है, आचार्य मम्मट की है। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, ऐसे कवि कौन से हैं? यहां पर कह सकते हैं रीति मुक्त नहीं है, रीति सिद्ध हो जाएंगे। 4 रीतिबद्ध भी नहीं है, रीति सिद्ध हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है? रस अखंड होता है, बिल्कुल सही है। रसानुभव विद्यांतर स्पर्श युक्त होता है, नहीं, विद्यांतर स्पर्श शून्य होता है, ये नहीं है। रस स्वप्रकाश आनंदमय और चिन्मय है, बिल्कुल सही है। रसानंद ब्रह्मानंद के समतुल्य है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 2। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माही। उक्त साखी में होश रही मन माही का उपयुक्ततम अर्थ क्या है? अपनी निर्धनता के कारण मन निराश से भर गया है, गुरु को संतुष्ट न कर पाने का पछतावा नहीं रह गया है, गुरु का सानिध्य पाने की इच्छा शेष रह गई, राम नाम के उपदेश से मन उल्लास से भर गया है, गुरु का सानिध्य पाने की इच्छा शेष रह गई है। यही होगा इसमें। 3 नंबर। किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है? बहुत आसान है। कोई जो है अभिधा, अभिधा वो और पूछ लिया, देव वाला भी, तो अभिधा से 2 सवाल आ गए। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत कौन सा है? अग्निबीज मार्कंडेय का बिल्कुल सही है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का, बलचनामा नागार्जुन का, उपसंहार कमलेश्वर का नहीं है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। भक्तिकाल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है। उन्होंने इसके प्रथम काल को संधि काल नाम दिया है, उन्होंने इसके दूसरे काल को चारण काल नाम दिया है। ये दोनों ही सही है, अ और ब दोनों सही है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना मौलिक नहीं है? बहुत आसान है, मौलिक चंद्रावली, भारतदूत सांदे नगरी, कर्पूर मंजरी नहीं है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषय कौन सा कथन बेमेल है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, बिल्कुल सही है। नरोत्तम दास स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर रासो की प्रबंध रूप में रचना की है, ये यहां पे बेमेल है। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं, सही है। श्याम सुंदर दास का मत है कि पृथ्वीराज रासो का सभा से प्रकाशित संस्करण ही प्रामाणिक है। इसमें जो है ना, इसका आंसर 4 होगा। सॉरी, ये नहीं हो सकता, इसका ये है। श्याम सुंदर दास का मत है कि पृथ्वीराज रासो का सभा से प्रकाशित संस्करण ही प्रामाणिक है। ये जो है मुझे लग रहा है, बाकी है इस 2 या 4 में से ही है। थोड़ा सा इसमें 4 नंबर जो है इसको आप मान के चलिए। निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्रोत अंतरंग तत्व कौन सा है? समुचित अलंकार योजना, अभिजात पद रचना, गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव, महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। यही हो जाएगा 4 नंबर। कफन कहानी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग वर्णित नहीं है? मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। अब देखो कई बार क्या होता है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मैं इसलिए कहूंगा कि हमें पूरी कहानी याद नहीं रहती, लेकिन हमें पात्र याद रहने चाहिए।
और अगर पात्र आपके दिमाग में है ना, तो यहां पे आप देखो सीधा इसका जो इसका जो तीसरा विकल्प है ना, घीसू को भय था कि वह कोठरी में गया तो माधव आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। अब यहां पे आप देखिए, घीसू कौन है? घीसू पिता है। पुत्र कौन है? पुत्र है माधव। पत्नी किसकी वहां पे प्रसव पीड़ित है? वो है आपके माधव की, ध्यान रख लेना। तो अब माधव को भय था, क्योंकि झोपड़ी में कौन जाएगा? माधव जाएगा। घीसू को भय था कि वो कोठरी में, घीसू क्यों जाएगा कोठरी में? माधव जाएगा। यहीं से प्रश्न जो है ये आपका हल हो गया। बाकी इतनी चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रश्न बड़ा टेक्निक से करना पड़ता है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। बिल्कुल, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, अरस्तु का कथन है। बहुत आसान प्रश्न है। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत कौन सा है? राजभाषा के रूप में हिंदी से आशय परिनिष्ठित हिंदी जो प्रमुखतः खड़ी बोली पर आधारित है। बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी माना है। बिल्कुल सही है। सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी और बिहारी को ही हिंदी मानते हैं। ये गलत है। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाओं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी को समाहित किया गया। बिल्कुल सही है। संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया है? बहुत प्रसिद्ध है, हरडे वाणी जो है, हरडे वाणी करके है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? सिंपल ही दिख रहा है, ओज है नहीं, उदारता है नहीं, कांति है नहीं, माधुर्य हो जाएगा। 1 नंबर। निम्नलिखित में से संप्रदाय और उसके प्रवर्तक आचार्य के क्रम में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश, बिल्कुल। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, मध्वाचार्य। ये सुमेलित नहीं है, निम्बार्काचार्य हो जाएगा इसमें 4 नंबर में। रिपोर्टाज के संबंध में असंगत कौन सा है? रिपोर्टाज का प्रभाव असीमित होता है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की अपेक्षाकृत कम होती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। देखो, ये तीसरा चौथा तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से है, रिपोर्टाज का प्रभाव असीमित होता है, असीमित नहीं कह सकते। यहां पे आंसर होगा 1। पलनु पीक अंजनु अधर धरे, महावरु भाल आजू मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। उक्त दोहे के विषय में असंगत विवरण कौन सा? बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। इसमें नायिका के विकृत सौंदर्य का चित्रण है। गलत, इसमें नायक के विकृत सौंदर्य का चित्रण है। 1 नंबर हो जाएगा। बाकी तीनों यहां पे सही है। उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किस वक्रता के अंतर्गत आता है? यह आता है आपके प्रबंध वक्रता के अंतर्गत आता है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी कवियों में सोनेट के सर्वाधिक सिद्ध कवि, बहुत आसान है, वो है त्रिलोचन। 4 नंबर हो जाएगा। अधोलिखित शिक्षण सहायक सामग्रियों में से अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बहुत आसान था। यानी त्रिआयामी जिसको अपन देख सके, जैसे कठपुतली को देख सकते हैं, प्रतिमान को देख सकते हैं, चित्र। पोस्टर एक तरफ ही होता है, होलोग्राम और चार्ट। तो इसमें 3 हो जाएंगे, कठपुतली, प्रतिमान और कठपुतली हो जाएगा, प्रतिमान हो जाएगा, चित्र नहीं होगा, होलोग्राम हो जाएगा। ये हो जाएंगे, ये 3 है, कठपुतली, प्रतिमान और होलोग्राम। चित्र, पोस्टर और चार्ट नहीं होगा। तो यहां पे अ, ब और य किसमें है? अ, ब और य। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी अवधारणा नहीं है? यह शिक्षा में गुणवत्ता और मात्रात्मकता की समस्या से निपट सकता है। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुदेशन है। यह केवल कुछ छात्रों के लिए ही व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों में किया जा सकता है। कुछ छात्रों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो यहां पर 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के प्रथम चरण अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पाठ शिक्षण से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से परिचित होना, पाठ उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, अधिगम सामग्री का औपचारिक प्रस्तुतिकरण। यह यहां पर नहीं आएगा। 4 नंबर। अनुदेशनात्मक प्रणाली की संरचना के संबंध में अधोलिखित मुख्य समष्टि अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा के संबंधित तत्वों में से प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का उचित चयन किसमें किया जाएगा? शिक्षक, अनुदेशनात्मक विधियां, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यू रचनाएं, विषय वस्तु
और उपागम। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपके अनुदेशनात्मक विधियां, प, फिर व्यू रचनाएं, द, फिर उपागम, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संप्रत्यय उपलब्धि आग्रहण प्रतिमान की संरचना के तृतीय चरण में सम्मिलित है? सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों में गुणों की तुलना करना, संप्रत्यय का नामकरण, आवश्यक गुणों के संदर्भ में संप्रत्यय को परिभाषित करना, विचारों का वर्णन। आंसर हो जाएगा 1। तृतीय चरण में सम्मिलित है, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों में गुणों की तुलना करना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक संप्रेषण कौशल का मूल